हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट जनरल साइंस। ये हमारा पार्ट जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास नंबर 6 है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 25 सितंबर 2018 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। मिशन है रेलवे पार और ये सिलेबस जो है इस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 100 टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पास टाइम ड्यूरेशन जो 90 मिनट का टोटल रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 22 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 15 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? यानी कि एक वस्तु 4 सेकेंड में 22 मीटर और 2 सेकेंड में फिर से 15 मीटर यात्रा करता है, तो वस्तु की औसत गति आपको बताना है। यानी कि औसत एवरेज स्पीड आपको बताना है। स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है 22 प्लस 15 और टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको 4 प्लस 2 यानी कि 6 सेकेंड लग रहा है। ये हो जाएगा 37/6 यानी कि 6 6 36 यानी कि 6 पॉइंट। ये आ जाएगा आपका फिर से 1 यानी कि 6 1 4 आ जाएगा और 6 6 36 4 आ जाएगा यानी कि ये आ जाएगा 6.16। ये लगभग 6.17 ये आ जाएगा और इसकी जो यूनिट रहेगी कितनी रहेगी? मीटर पर सेकंड, या फिर इसको लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यूनिट से आप कैलकुलेट इजीली इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फिर से दिया गया है 23 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 15 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि एक स्वतंत्र रूप से गिरने पर पिंड की गति का कौन सा एक उदाहरण है? तो जो फॉलिंग फ्री बॉडी होगी ये होगा यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, यानी कि समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है, यानी कि बी इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 103, सॉरी ये गिवन है 10⁻³ kg per meter cube and density of copper is 8.9 into 10⁻³ kg per meter square। देन द रिलेटिव डेंसिटिविटी ऑफ कॉपर, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी आपको फाइंड करना है कॉपर की। तो ये किस तरीके से आप फाइंड करेंगे? डेंसिटी जो भी गिवन है सब्सटेंस की डिवाइडेड बाय जो भी वाटर की है या फिर जिसके सापेक्ष में आप निकाल रहे हैं उसकी। तो वाटर के सापेक्ष में निकाली जाएगी तो ये आ जाएगी 8.9 इंटू 10⁻³ और वाटर का कितना गिवन है 10⁻³ गिवन है, तो ये इससे कैंसिल आउट आ जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी इसकी, सापेक्ष घनत्व आ जाएगा इसका 8.9, यानी कि बी इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। पास्कल है एसआई यूनिट प्रेशर की, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि किसकी अभिक्रिया भाप के साथ प्रतिक्रिया करता है धातु ऑक्साइड के रूप में? तो जो आयरन है जिसमें जंग लगती है जो रिएक्ट्स करता है स्टीम के साथ और फॉर्म करता है क्या मेटल ऑक्साइड, यानी कि आयरन डी लोहा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 मीटर देन वर्क डन इज, यानी कि एक वस्तु एक न्यूटन के बल लगने पर, एक वस्तु है इस पर 1 न्यूटन का बल लगता है और 1 मीटर की डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वर्क, और वर्क क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल्स टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 1 इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो 1 और
वर्क हो जाएगा और इसका यूनिट क्या होगा वर्क का यूनिट होगा जूल, यानी कि 1 जूल, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 1 जूल। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन आइसोलेशन इस टर्म एस, यानी कि समय एक दोलन पूरा करने के लिए वस्तु द्वारा उठाए गए के रूप में कहा जाता है। यानी कोई भी वस्तु है, टाइम टेकन एक दोलन है, इस तरीके से एक मूवमेंट ये कर रहा है यहाँ से यहाँ तक और ये वापस यहाँ पर आ रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा समय सीमा, यानी कि टाइम पीरियड, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन आइसोलेशन, ठीक है। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी लिया गया समय एक कंप्लीट पूरा आइसोलेशन करने में, यहाँ से यहाँ जाता है फिर वापस आएगा फिर यहाँ पर वापस आ जाएगा, तो इस कंप्लीट जो आइसोलेशन हो रहा है, एक कंप्लीट आइसोलेशन हो रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? टाइम पीरियड कहा जाएगा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, यानी कि वस्तु जो अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उनको कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि गैर चमकदार वस्तुएं, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है द लिक्विड दैट इज यूज टू कंडक्ट करंट इज कॉल्ड, यानी कि जो लिक्विड है जो करंट को कंडक्ट कराते हैं उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट, उनको कहा जाता है, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, कईयों बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर को टिक करना है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से केवल परिमाण देता है, दिशा नहीं देता है, इनको क्या कहा जाता है? अदिश राशि कहा जाता है, नॉन वेक्टर क्वांटिटी इनको कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वहीं फोर्स है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, पर जो वर्क है ये नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी वर्क हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि एक आदेश राशि है, नॉन वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 12 है आइसोवार हैव द सेम नंबर ऑफ, यानी कि आइसोवार्स जो होते हैं वो संख्या किस में समान रहते हैं। यहाँ से एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी कि जिसमें कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, समान संख्या में प्रोटॉन्स होंगे, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। और आइसोवार्स किनको कहा जाता है? आइसोवार्स आर एटम्स और ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट हैविंग इक्वल वैल्यूज ऑफ 4 एटॉमिक मास, इक्वल वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है आइसोटोप्स और आइसोवार्स में। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, न्यूक्लियस, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द नोबल गैसेस हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट। सिंपल क्वेश्चन है, नोबल गैस में से कौन सा सबसे भारी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस नोबल गैस में? तो सबसे ऊपर हाइड्रोजन आता है, फिर सेकेंड नंबर पर क्या आता है? हीलियम आता है। हीलियम जो कि इसकी वैलेंसी क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है, और इसका आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 ही आते हैं, और ये नोबल गैस के अंतर्गत आती है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बाष्पीकरण की दर को कम करती है? तो बाष्पीकरण की दर को कौन कम करता है? ह्यूमिडिटी कम करता है, यानी कि नमी कम करता है, ह्यूमिडिटी, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन जिंक मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट देन, यानी कि जस्ता धातु कॉपर सल्फेट के घोल में डूबा जाता है तब क्या बनता है? यानी कि कोई जिंक मेटल है उसमें डिप्ट किया जाता है, किस सॉल्यूशन में डिप्ट किया जाता है? कॉपर सल्फेट में, तो क्या फॉर्म होता है? तो यहाँ से जो बनता है ये बनता है जिंक सल्फेट, ZnSO4 बन जाता है, और कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड देन द प्रोडक्ट्स आर डैश एंड डैश,
यानी कि जब एक एसिड प्रतिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ की जाती है, उत्पाद क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं क्या? कोई भी मेटल ऑक्साइड है। तो आप यहाँ से एक एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम ऑक्साइड ले लीजिए, Na2O सोडियम ऑक्साइड है और ये एसिड से रिएक्शन करेगा HCl, तो ये क्या फॉर्म करेगा? 2 ट्वाइस ऑफ NaCl, यानी कि एक सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, प्लस क्या बनेगा? वाटर, यानी कि ये सॉल्ट प्लस वाटर के फॉर्म में बनेगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये फिर से रिएक्शन करा दीजिए आप किसी भी किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, तो ये भी क्या बनेगा? MgCl2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये हमेशा वाटर बनेगा और ये सॉल्ट बनेगा, तो यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सॉल्ट प्लस वाटर ये फॉर्म बनेगा। डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज ऑब्टेन्ड व्हेन सिल्क लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन, कि जब क्लोरीन के साथ चूना प्रतिक्रिया, बुझा हुआ चूना प्रतिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? यानी कि बात करें जो बिना बुझा चूना होगा, CaOH, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस एक क्लोरीन के साथ यदि प्रक्रिया करता है तो ये बनाएगा CaOCl2 प्लस H2O, यानी कि वाटर, यानी कि ये बनाएगा एक ब्लीचिंग पाउडर। ये है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, फुलरनेस इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, यानी कि फ्लोरीन एक बहुरूपी रूप है किसका? एक कार्बन का बहुरूपी रूप है। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो एल्यूमिनियम +3 ये रखता है, ये +2, ये कैल्शियम +2, ये सब +2 रखते हैं, बाकी एल्यूमिनियम +3 3 संयोजी बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, यानी कि कौन प्रकृति में विद्युत धनात्मक अपनाता है? तो विद्युत इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन किसके ऊपर रहता है? हमेशा मेटल्स के ऊपर रहता है, यानी कि धातुओं के ऊपर रहता है। आपने देखा जितनी भी धातु होंगी, की धातुआं हैं, जितनी भी धातुएं होंगी उनके ऊपर प्लस चार्ज हमेशा रहेगा, कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेंगी, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गाई, यानी कि निम्न में से कौन एक हरी शैवाल है? एक कोशीय हरी शैवाल कौन सी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गाई कौन है? क्लेमिडोमोनास, क्लेमिडोमोनास, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स, यानी कि कौन ऊतक मृत कोशिकाओं से बना है? कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से बना है, ये आपको बताना है। तो कौन सा टिश्यू जो है कंपोस्ट करता है डेड सेल्स को, यानी कि मृत कोशिकाओं को? तो ये है स्लेरेन्काइमा, स्लेरेन्काइमा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स दिस हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन इट, यानी कि जो पौधे हैं उनमें जड़ों से पानी की पत्तियों और जड़ों से पानी की पत्तियों और खनिज यह में भंग करने के लिए अवशोषण और ऊपर की ओर आंदोलन में मदद करता है। आप हिंदी को छोड़ दीजिए, आप इंग्लिश को आप थोड़ा देखिए। तो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट करवाता है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, यानी कि जड़ों से जड़ों से पत्तियों तक, जड़ों से पत्तियों तक, जड़ों से पत्तियों तक वाटर एंड मिनरल्स को ये डिसॉल्व करवाता है। ये किस प्रक्रिया के दौरान होता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ट्रांसपिरेशन, इसको कहा जाता है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आपने एक और टिश्यू का नाम सुना होगा, जाइलम। जाइलम ये क्या करता है? जो रूट्स से लीव्स तक ये ट्रांसफर करता है मिनरल्स या फिर जो न्यूट्रिशंस हैं उनको ट्रांसफर करता है। वहीं आप फ्लोएम भी सुने होंगे। फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम फ्लोएम ये क्या करेगा? एक वस्कुलर टिश्यू है इन चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये आपको याद रखना है, जाइलम एंड फ्लोएम भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टेस्टोस्टेरोन द मेल सेक्स हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन पुरुष सेक्स हार्मोन में संश्लेषित है, तो ये किस में संश्लेषित है, टेस्टिस में सिंथेसाइज्ड है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो इज प्रेजेंट इन द कार्पेल, यानी कि दिए गए में से कौन सा कार्पेल में एक मौजूद है। अब पहले तो बात करें कार्पेल। कार्पेल क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर है कार्पेल, और ये किसमें, ओव्यूल्स में होता है, यानी कि बीजाणु में होता है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज की सीरीज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना आप ना भूलें। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।